दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों इंदस स्क्रिप्ट ड्रेविडियन टू संस्कृत विद आरटी मॉडल दैट इज रिवर टू ट्रिब्यूटरी मॉडल के इस खास स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों इंदस स्क्रिप्ट के ज़्यादातर जो सिंबल्स मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं, 400 से 700 अलग अलग चीज़ें अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि कुछ कंबाइंड है, कुछ माइनर वेरिएशंस है इत्यादि हैं। लेकिन इतने सारे जो सिंबल्स मिले हैं एक्चुअली में ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और इंदस वैली रिवर की सभ्यताओं में जो सील्स हैं, जी हाँ, उसके पीछे मिले हैं, उस पे अंकित मिले हैं। और वो सील्स वहीं इस इंदस वैली रीजन में ही नहीं मिली है, बल्कि जो जिससे उस समय वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया में भी और अदर रिलेटेड रीजन्स में भी उस सील्स की भरमार है, वहाँ पे भी वो सील्स मिले हैं। तो इंदस वैली स्क्रिप्ट की अगर सील्स के लिए जो सिंबल्स हैं, अगर उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यहाँ पर कुछ और नहीं, ट्रेड है। ट्रेड किस चीज़ों का है? जी हाँ, कमोडिटी का है, किसी वस्तु का है, किसी सामान का है। जाहिर सी बात है कितना ट्रेड हुआ, क्वांटिटी और किस किस बोरियों में या किस किस यूनिट्स में जा रहा है, ये सब भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है उस सील में ये भी अंकित हो सकता है कि ये सामान कहाँ से, किस जगह से लिया गया है, किस प्लेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। और सिंबल और जो उन सिंबलों में कुछ कल्चरल चीज़ें भी हो सकती हैं। जी हाँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक खास कल्चरल चीज़ थी कि रोड 90 डिग्री पर है, तो ऐसे सिंबल्स भी हो सकते हैं। हाथी सब कॉन्टिनेंट में, जी हाँ, हमेशा से अट्रैक्ट करता है, तो उसकी सूंड भी कुछ बोल सकती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शेर के हो सकते हैं, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। लेकिन इन सील को अगर आपको पढ़ना है तो इसकी यूटिलिटी के अनुसार पढ़ना है कि ये जो सिंबल्स हैं ये सील्स पे है और ये कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेटेड डाटा है और उसको यूज किया जा रहा है। अब इन इतने सारे सिंबल 600-700 सिंबल्स हैं, तो सभी को ध्वनि तो नहीं दे सकते और सभी को क्या बोलते हैं ये भी नहीं हो सकता कि सभी को सारे सिंबल्स कमोडिटी को ही रिप्रेजेंट करें। तो अब ये समस्या आती है कि इसमें से कौन से सिंबल ट्रेड की कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, अगर हम सही हैं तो, और कौन से सिंबल्स क्या बोलते हैं वास्तव में उनके जरिए उनको यूज करके, या वास्तव में वो एक तरह से अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन स्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन व्यंजन को, दैट इज वॉवेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सोनेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सब चीज़ें प्रश्न उठते हैं ना। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिंबल हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका नाम बताएगा, क्वांटिटी और यूनिट्स भी साथ में लगी है, तो ये सब, तो ये कॉम्प्लेक्स सिंबल को किस कमोडिटी से जोड़ दें, या किसी ग्रुप ऑफ सिंपल सिंबल्स के द्वारा अगर ये सब इंफॉर्मेशन आ रही है कमोडिटी की, क्वांटिटी की और यूनिट्स की, तो इसको किस कमोडिटी के साथ जोड़े? तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी इंदस वैली में सील्स पे सिंबल्स मिले हैं उनको रीजनली आप उसको मैप कर लीजिए और कोशिश करिए कि उस रीजन में देखने की। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में नहीं, क्योंकि वहाँ तो हर तरह की सील मिलेगी, हर तरह की सिंबल्स मिलेंगे, तो आप कुछ रिलेट नहीं कर पाओगे कमोडिटी से। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हो सकती है जहाँ पर कम सिंबल्स हो और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कमोडिटी पहले बनती हो या आज तक बनती हो। बात अलग है कि आज बोली भाषा बहुत चेंज हो गई है, तो पुराना नाम क्या था इत्यादि, उससे अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे ग्रुप ऑफ सिंपल सिंबल्स को या कोई कॉम्प्लेक्स सिंबल अगर उस कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तरह से ये एक रास्ता मिल जाएगा कि कैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता के सिंबल्स को आगे हम पढ़ें। फिर हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। अब तक करीब 3000 साइट्स मिल गई हैं
और सिविलाइजेशनल साइट जिसे हम शहर भी कहते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े मिले हुए। राखीगढ़ी रिसेंट एग्जाम्पल है, धोलावीरा जहाँ क्या बोलते हैं ग्रेन के एग्जाम्पल उस साइट मिली है। राखीगढ़ी के बगल ही शायद उसी रीजन में सिनौली अभी 1900 BC के करीब मिला है, लेकिन वो जब ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था या ख़त्म हो गया था ना, और कहीं ना कहीं माइग्रेशन का वो ना लेटर हड़प्पन पीरियड को शो कर रहा है। लेकिन ख़ास बात है कि वहाँ और कुछ भी मिला है, आगे उस पर आएंगे। खैर, अगर इन पूरी जो जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी है और जिस हिसाब से अगर हम माने कि इसके पीछे इस रीजन में इतने बड़े एरिया में अगर कोई सभ्यता है, कोई इसको इन्वेजन से कोई ट्राइब नहीं ख़त्म कर सकती है। जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी 1500 BC के करीब इत्यादि बताई जाती है ना, लेकिन उसके कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी नहीं मिले हैं। और स्वयं नीरज राय जी और अन्य जो साइंटिस्ट के जरिए DNA एनालिसिस जिसमें स्वयं विश्व स्तर की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर और यूनिवर्सिटी शामिल हैं शायद ना, अगर कहीं गलत हो माफ़ करिएगा, वो कहीं ना कहीं DNA को भी इंडिजीनियस DNA ही बता रहा है। और कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन दिखा रहा है वो साउथ इंडिया से वो बाहर आउटवर्ड दिखा रहा है और कंटिन्यूटी दिखा रहा है। हड़प्पा पीपल के जो भी 30 से 40% DNA है, हमारी जो आज की पॉपुलेशन है उसमें हर जगह हर मतलब उसमें चाहे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ये सब दिखा रहा है। तो ये जो कल्चरल कंटिन्यूटी दिख रही है और इतना जियोग्राफिकल एक्सटेंट दिखता है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, और साइट्स एकदम इंटैक्ट है और मास मर्डर इत्यादि बरियल इत्यादि ये सब भी नहीं दिखे हैं। तो अगर इनके पीछे कौन सी क्या बोलते हैं भाषा है जो आज की मॉडर्न भाषा का प्रोटोटाइप है, ये अगर ये हम पढ़ना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट के पीछे कौन सी भाषा हो सकती है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो आज की हमारी जो भाषाएं हैं उनके पीछे की क्या कोई मदर स्क्रिप्ट है। जी हाँ, ब्राह्मी है। चाहे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हो चाहे साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, सबकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं ब्राह्मी ही है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ओर हमको देखना पड़ेगा, उसके सिंबल्स को देखना पड़ेगा, जिसमें वर्टिकल लाइन जो है वो नीचे के हिस्से में कुछ ब्रांचेस की तरह टूट जाती है, मानो कि एक मेन रिवर से कहीं ना कहीं प्लेन में ट्रिब्यूटरी की तरफ वो ब्रांचेस टूट रही हैं। और उन्हीं ब्रांचेस के जो नीचे से जो ब्रांचेस टूटी हैं उनके डिफरेंट वेरिएशन से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है, ऐसे कुछ सिंबलों से। लेकिन मज़े की बात ये है, जब सिंधु घाटी सभ्यता के सिंबल्स को देखेंगे तो उसमें ऐसे ही कुछ सिंपल सिंबल्स जिसमें वर्टिकल लाइन है और नीचे की ओर ब्रांचेस टाइप है, इस तरह के सिंबल्स ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं। जी हाँ, ये मौजूद हैं और ये कहीं ना कहीं सिंबल्स जो हैं वो नेचर से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि ये पत्थरों पे काम हुआ है तो कारीगरी हुई है। और सभ्यता इतनी पुरानी है, 3300-3500 BC से अब तक चली आई है, तो इसके पीछे उस ज़माने में सील है। तो इस पर हुनरमंद कारीगर, पत्थरों पे काम करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये पहाड़ों पे पत्थरों पे कुशल कारीगर थे ना। और ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स में जो आज मिल रहे हैं 10,000 से लेकर और पुराने चित्रकारी, कालीगरी और कारीगरी इत्यादि, और जाइए बलूचिस्तान तक भी जा रहे हैं, और ख़ासकर इन सबसे ज़्यादा पहाड़ इत्यादि। और जिस हिसाब से DNA जो रिसर्च बताती है राय साहब की कि जो कहीं ना कहीं जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं निकोबार ट्राइब इत्यादि वो वहीं से आगे मूव हुई है, तो सबसे बेस्ट जगह जो दिखती है वो कहीं ना कहीं ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स ही दिखते हैं। और उन पे काम करने वाले कारीगर जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले चित्रों को कहीं ना कहीं शेर को देखा होगा, शेर को बनाया होगा, मछली को देखा होगा, मछली को बनाया होगा, जो भी चीज़ उनको अट्रैक्ट हुई उसको बनाया होगा। लेकिन फिर बार बार बनाना पड़े और एक्सप्लेन करना पड़े तो कहीं ना कहीं फिर उनको सिंप्लीफाई भी किया होगा। लेकिन इस मध्य पहाड़ों पे रहने वाले जो भी वो कारीगर थे जो उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड करते थे अर्ली हंटिंग गैदरिंग के समय कहीं ना कहीं, और उन्हीं पहाड़ों से काट कर उन्होंने अपने टूल्स भी बनाए होंगे, और बाद में ज़मीन पे हंटिंग गैदरिंग और आगे खेती किसानी इत्यादि, या दूसरे माउंटेन्स पे चाहे ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स हो या यंग फोर्ड माउंटेन्स हो उसमें भी माइग्रेट किए होंगे, ईरानियन प्लेटू तक भी चले गए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है उनके जीवन में एक ख़ास चीज़, एक ऐसा नेचुरल सिंबल भी था, शेर, हाथी इत्यादि से कहीं अधिक, जो उनको जीवन देता था और जिनके सहारे वो चलते थे, वो और कोई नहीं, पहाड़ों से नीचे बहने वाली नदी, जिनको कहीं ना कहीं उन्होंने खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइन के रूप में मेन रिवर, और जैसे ही वो नीचे ब्रेक होती है वो ट्रिब्यूटरी मैदानों पे वो उसको कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने
सिंबल दिया होगा और वो जीवन से भी रिलेटेड है सबसे ज़्यादा उस, और उनके क्लोज भी है, तो वो सिंबल को उन्होंने कुछ ना कुछ स्वर व्यंजन इत्यादि दिया भी होगा। अगर यूटिलिटेरियन अप्रोच को देखें, अगर किसी सील पर ज़्यादातर कमोडिटी को अगर हमको व्यक्त करना है, अगर हम कॉम्प्लेक्स सिंबल को अगर हम अल्फ़ाबेट और ध्वनि इत्यादि दे देंगे तो कम कमोडिटी हम कम मतलब कम स्पेस पे, सील पे स्पेस कम होता है, वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इफिशियंसी के लिहाज से भी देखें तो कहीं ना कहीं सिंपल सिंबल्स को ही अल्फ़ाबेट या वॉवेल्स देना उचित होगा, और ये ठीक यही चीज़ कहीं ना कहीं ब्राह्मी अप्लाई करती है। और अगर कल्चरल कंटिन्यूटी है और पत्थरों की ये नॉलेज, ये स्किल्स हज़ारों साल में जो उन्होंने सीखा, अगर ये फ्लो करती है तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी आरटी मॉडल जिसे मैं कहूँगा, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने स्वर व्यंजन या अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल रिवर ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद आई या उसी को दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेक्स और कंटिन्यूटी जो ब्राह्मी से हम पाते हैं उस पर फोकस किया जा सकता है। इसी के तरह से और भी जो सिंबल है, हाथी के सूंड है तो पूरा हाथी तो कॉम्प्लेक्स हो जाए, मान लीजिए उसकी सूंड कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है। पेड़ अगर ट्री है ज़मीन पे तो उस पर ऊपर से अगर कुछ साइड ब्रांचेस हैं तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकती है, या कई ट्रिब्यूटरी मिलके रिवर बनाती हैं वो भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स में 90 डिग्री की रोड्स इत्यादि वो भी आ सकते हैं। कुछ फिगर मछली बहुत जीवन में समुद्र के किनारे हैं, पहाड़ों के लोग अगर वो हैं वो सब भी पा रहे हों तो वो भी नेचुरल, तो मतलब पिक्टोग्राफिक भी हो सकती है ना। तो 700 सिंबलों में कौन कौन से सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो समझ ली है कि पत्थरों पर अगर इफ़िशियंट तरीके से काम करना है तो सिंपल सिंबल को ही स्वर और व्यंजन देंगे, और वो जो स्क्रिप्ट होगी जो भी लिखी जाएगी पत्थरों पे, उसका उपयोग ट्रेड के लिए हो रहा है तो कॉमन लोग उसको आसानी से पढ़ भी लें, ये भी ज़रूरी है। और चूँकि इसीलिए कोई ना कोई प्रोटो लैंग्वेज, प्रोटो प्राकृतिक या प्रोटो तमिल कहीं ना कहीं इसके लिए कंटेक्स्ट करती है, जो मासेस की लैंग्वेज कहीं ना कहीं हर समय भी रही है। अशोककालीन में प्राकृतिक ही रही है, और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं ब्राह्मी में वो प्राकृतिक में ही लिखे गए हैं। तो सील्स की यूटिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, और सील पे इफ़िशियंसी के हिसाब से देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये नेचर से भी रिलेटेड है। तो रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल बेस्ट फिट होता है अन्य नेचुरल सिंबल जिसमें हम ऐड कर सकें। अब इसमें से कौन से सिंबल को हम कौन सी इनिशियल वैल्यू देंगे रिवर ट्रिब्यूटरी में, इसमें कौन से सिंबल को कौन सी वैल्यू देंगे, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन से कई तरह के नीचे वेरिएशंस हो सकते हैं, इनको कौन सी वैल्यू देंगे ये डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं उस एरिया में फोकस करना पड़ेगा, जियोग्राफिकल उसमें और फील्ड एनालिसिस से, जहाँ नंबर ऑफ सिंबल्स कम पाए गए हैं और जहाँ सील पाई गई है, मतलब व्यापार होता हो, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, उसका पुराना लॉन्ग लोकल लैंग्वेज में उसको ऐड, उसके साथ क्या बोलते हैं, हमको उन ग्रुप ऑफ सिंबल से उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा, उसको क्या कहते थे, और फिर उसको डेटा देने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स फिगर के साथ अगर कुछ मिल जाता है, कोई कमोडिटी को रिलेट करने किसी रीजन की लोकल लैंग्वेज में, तो कॉम्प्लेक्स फिगर सिंपल जो क्या बोलते हैं फिगर्स हैं रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल वाले, वर्टिकल लाइन और ब्रांचेस से कॉम्प्लेक्स फिगर कैसे बना हुआ है और वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, यूनिट्स इत्यादि भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आरटी मॉडल की ये खासियत है। प्लस सील आप देखिए कि सील में स्वयं राइटिंग जो है, लिखा जो अंकित किया गया है कारीगरों ने राइट से लेफ्ट की ओर, ये इसका कारण ये है कि व्यापारी लोग शुभ काम करते हैं तो राइट साइड से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन राइट साइड से काम करते हुए जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट से सील बनाते हुए भी कहीं ना कहीं जो कारीगर का हाथ है वो दाएं साइड ही भागेगा। तो और दूसरी बात ये है कि सील का उपयोग से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सील की जो है, सील की जो चिन्ह है वो किसी भी तरह स्याही इत्यादि से कहीं ना कहीं जो व्यापारी जो भी उनका सामान होगा, बोरियों में होगा, बक्से में होगा, जो भी होगा, उस सील को वो वास्तव में प्रिंट भी कर रहे होंगे। इसलिए वास्तव में अगर हिंदी का आ हम ऐसे बना रहे हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं वो इमेज उसकी कहीं ना कहीं सील पे होगी, तो आ उधर की ओर बनेगा वर्टिकल लाइन और आ जो है इस तरह बनेगा। तो हाथ भी कहीं ना कहीं जो है वर्टिकल लाइन के बाद जो ट्रिब्यूटरी मॉडल बताया जो साइड लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं दाएं साइड पे ही भागेंगी। वो बात अलग है कि प्रिंट करने पे वो आपको
जिस बोरी पे प्रिंट है आप उसको फिर लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। दरअसल ये एग्जैक्टली यही इसलिए हुआ क्योंकि अशोक काल में जब प्राकृतिक भाषा को ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया बखान के लिए और चीज़ों को बताने के लिए, जनता को संदेश के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब पत्थरों पर राइट से लेफ्ट की ओर लिखा गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में है। परंतु यूटिलिटी चूंकि पत्थर को है तो पत्थर को गड़ गया तो उसको जनता में पढ़ने में दिक्कत हो गई क्योंकि उसका प्रिंट नहीं बना सकते हैं। लेकिन सील से ज़्यादा यूटिलिटी सील के प्रिंट की है व्यापारियों के लिए, तो इसलिए वहाँ ऑटोमेटिकली लेफ्ट से राइट हो जाता था। इसीलिए जब अशोक काल में कुछ सिंबल, जब कुछ राइटिंग हो गई राइट से क्या बोलते हैं लेफ्ट की ओर, तो आगे क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम पता लगाई गई और इसीलिए आगे की जो उसके इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादातर लेफ़्ट टू राइट ब्राह्मी में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रिंट नहीं हो सकता है और ना ही प्रिंट मतलब बोरियो इत्यादि पे किया जा सकता है, उसको जनता को वैसे वैसे पढ़ना है ना। तो यहाँ से पत्थरों के कारीगर, अच्छा ये सील ऐसा भी नहीं है कि रातों रात सब कुछ डिसाइड हो गया। इस सील पे भी चूँकि अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग बहुत बड़े एरिया के लोग आपस में बातचीत किए होंगे और बहुत सारी साइड्स थी, तो सील्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी भी रहे तो कहीं ना कहीं कोई एक मदर लैंग्वेज भी उस प्रोटो लैंग्वेजेस में भी, जबकि बहुत एक्सटेंट फैला हुआ है तो लोकल डायलेक्ट बहुत बदल भी जाती है, लेकिन जो मदर कहीं ना कोई एक मेन भाषा जरूर रही ही होगी। वो मेन भाषा क्या थी? वो मेन भाषा प्रोटो प्राकृतिक का कोई एक रूप हो सकता है या प्रोटो तमिल हो सकता है, आएंगे इस पे भी आएंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा करने से पूरे एरिया में जो है एक ही सामान के लिए एक ही सील होगी और वो एक जैसी लगभग दिखेगी, तो व्यापारियों को काफ़ी सुविधा भी होगी। प्लस कम समय में अगर कम जगह पे हम सिंपल अल्फ़ाबेट से चीज़ें बना ले, क्वांटिटी को और यूनिट सब दिखा दें तो एक कैरेक्टरिस्टिक फिगर भी आ जाएगा। तो भले ही लोग एग्जैक्टली इसको नाम ना पता हो लोकल डायलेक्ट में, लेकिन सिंबल्स ट्रेड करते करते जिसको भी व्यापारी दिखाएगा तुरंत वो क्या बोलते पहचान जाएगा और ट्रेड करने भी आसानी होगी इन कॉम्प्लेक्स सिंबल्स के जरिए ना। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स सिंबल को बगल बगल लिखने से कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कॉम्प्लेक्स सिंबल एक्चुअली में वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेड हो रहा है, और सिंपल सिंबल्स जो है रिवर और ट्रिब्यूटरी मॉडल, वर्टिकल लाइन और नीचे जो ब्रांचें टूट जाती है वो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता होगा। तो इस तरह से हम इस एस्पेक्ट्स को भी और सिंबल को गढ़ने में दिक्कतों और उसको पढ़ने में प्रिंट करके ये सब पूरे कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं। और कहीं बहुत जो डिस्कशन इसका ही होगा और इस तरह की जो समस्याएं आई होंगी मतलब बनाते समय कि यार दाएं साइड में भागता है कारीगर के द्वारा, या कॉम्प्लेक्स सिंबल को अगर हम वॉवेल्स दे दें या अल्फ़ाबेट दे दें तो कम ही चीज़ हम अंकित कर पाएंगे। ये सब चीज़ों में भी समय लगा होगा, डिस्कशन हुआ होगा। बहुत से अलग कल्चर के कुछ स्पेशल नाम हो गए होंगे जो मेसोपोटामिया या दूसर जिससे ट्रेड कर रहे हैं वो वहाँ फेमस है, तो अपनी स्क्रिप्ट भली ही इंदस रही हो लेकिन नाम वहाँ का लिया गया होगा। कई बार चूँकि किंग सिस्टम भी उसी दौरान इजिप्ट में या मेसोपोटामिया इत्यादि में चूँकि एग्रीकल्चरल ही मेन वो था और शुष्क मौसम था तो प्रोडक्ट बचाना था इत्यादि था, तो पत्थरों के इतने कुशल कारीगर इतनी चीज़ें इंदस वैली लोगों की तरह नहीं बताते थे, ना इस तरह के ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स का इतना सिस्टम था, साथ में बहुत बड़ी ज्योग्राफी खेती किसानी के लिए जिसको बचाने की ज़रूरत नहीं, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही मस्त थे, तो राजा वाला सिस्टम नहीं था ना। लेकिन कुछ अगर विशेष आग्रह अगर किसी कल्चर से हुआ हो तो कुछ सिंबल्स वहाँ से आ गए हों और कुछ उनको स्पेशल नाम दे दिया गया हो या नाम ही ले लिया गया हो, स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं इंदस स्क्रिप्ट ही रही हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यही नहीं, जब क्या बोलते हैं हमारे पूर्वज पहाड़ से हंटिंग गैदरर और वहाँ ज़मीन पे गए होंगे अपना इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर, जैसा कि राय साहब की रिसर्च बताती है कि जो भी ये इंडिजीनियस ट्राइब है 12,000 साल पहले जब एक ईरान में चली गई और एक साउथ और एक हमारे पास रही, तो ये आपस में फिर मिले नहीं, तो इंडिपेंडेंट वे में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो जो पहाड़ से लोग निकले, पहाड़ से पहाड़ तो गए वो अपनी कारीगरी को और उन्नत करते हुए, लेकिन जो ज़मीन गंगा यमुना के मैदानों में और वहाँ पहुँच गए बहुत पहले, मतलब जब पहाड़ से उतरे वो,
तो वो अपना डिस्टिंक्ट कल्चर भी और कहीं ना कहीं लिखना पढ़ना भी लिखने की कला से कहीं अधिक उनकी ज़ुबान की कला ज़्यादा वो हो गई होगी, और ज़ुबान में ग्रामर्स को जोड़ना उनसे समझा, उसमें उन्होंने कुछ डेवलप कर लिया होगा। पर्यावरण के इफेक्ट से कुछ जेनेटिक वेरिएशंस भी आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी ज़्यादा साइट्स की भरमार है, 3000 साइट्स और सिविलाइजेशन और कल्चर की, और इतना जियोग्राफिकल एरिया है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा सामंजस्य था। और इसीलिए ठीक उसी समय जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी सील्स पर, उसी समय कहीं ना कहीं कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो ध्वनि वाला सिस्टम है और ध्वनि वाला ग्रामीण कल्चर है, वो भी प्रोटो संस्कृति भी पनप रही होगी अलग अलग उस पर, और वापस में एक दूसरे से सामंजस्य भी होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ ध्वनियाँ और कुछ उनके इफेक्ट भले ही वो ग्रामेरियन स्टेज में हो, पूरी तरह से लैंग्वेज में किसी प्रोडक्ट को ना रिप्रेजेंट करें, इत्यादि को ना रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य जानकार लोगों के मध्य असेंबली में हुआ होगा, तो उनकी भी राय कहीं ना कहीं ली गई होगी। तो कुछ हद तक प्रोटो संस्कृत का भी इफेक्ट आप सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स में देख सकते हैं। आपको जो भी लोकल लैंग्वेज प्रोटो प्राकृतिक या प्रोटो तमिल रही होगी। अब इसमें प्रोटो प्राकृतिक और प्रोटो तमिल जो है आम भाषा है और व्यापारियों को ही पढ़ना है, तो डोमिनेंस जो लैंग्वेज वही रही होगी स्क्रिप्ट के पीछे। लेकिन इस प्रोटो प्राकृतिक और प्रोटो तमिल में कौन सा रहा होगा ना, एक्चुअली में अगर हम देखें कि जो रिसेंट डिस्कवरी है कि 3300 साल पुराना स्टील मिल गया है तमिलनाडु में। और यही नहीं, साइट्स चूँकि ऑलरेडी जहाँ जहाँ रेत अवेलेबल थी, नॉर्थ वेस्ट से लेकर सप्त सिंधु से लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र तक ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, साइट्स मिले हुए हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में साइट ही नहीं मिले। पहाड़ पे वहाँ रेत कोई ढकने वाली नहीं थी, और जिस समय सभ्यता एनवायरमेंटल कंडीशन इत्यादि के कारण ट्रेड इत्यादि बंद हुआ होगा या सप्लाई डिक्लाइन में होने लगी होगी 2300 BC के पास या 2000 BC के पास, जगह जगह जैसे जैसे हो पोजीशन, तो कहीं ना कहीं जब शहर खाली होने लगे होंगे तो मैदानों में तो लोग वापस नहीं लौट पाए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो तमिलनाडु इत्यादि जहाँ के कुशल कारीगर होने का चांस मिलता है, जहाँ पुराने सिंबल्स और 10,000 साल पुराने सिंबल्स इत्यादि का मिलने का चांस होता है, उनके पास ऑप्शन क्या रहा होगा, वो फिर से वापस पहाड़ के ऊपर आ गए होंगे ना। वहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज इत्यादि स्लैंड का है, तो इस तरह उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी मोहनजोदाड़ो सिटी की न ज़रूरत थी न वो चीज़, भले ही सभ्यता वहाँ से निकली हो, सब कुछ हो, वो ड्रेनेज इत्यादि हो, चूँकि पहाड़ों से ही बनना था, मट्टी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो ब्रिक बनाने की कला भले ही उनको पता हो, तो बड़े बड़े खूब मट्टी थी तो खूब बड़े बड़े शहर बना लिए सिंधु घाटी के इत्यादि के, सब कुछ डेवलप कर लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे होने के बावजूद भी उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो वापस जब फिर लौटे होंगे तो उन जो भी पत्थर कटे पटे हैं, जो भी शहर बना उसी को तोड़ के फिर से बना लिए होंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी उनकी याददाश्त क्या बोलते हैं, जहाँ कहीं भी डेल्टाइक रीजन में होंगे, नदी के किनारे होंगे, साउथ में ही होंगे, फॉर एग्जांपल किलेडी में ना, तो वहाँ पे उन्होंने फिर से अपना शहर और उस मट्टी को और उसी तरह जो उनकी याददाश्त में था सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने बनाया था उन कारीगरों ने, उन्होंने फिर डेवलप किया होगा। और दूसरी जगह साइट्स जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में नदी और डेल्टाइक रीजन भी कम है और सरफेस वाला चीज़ तो खो ही चुके हैं। तो और आगे भी मिल सकती हैं, 1000 भी मिल सकती हैं, और 1000 BC के करीब भी मिल सकती है, और क्लोज भी मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रीजनरेशन हुआ है वो तमिलनाडु में ही हुआ है। और स्टील जो मिल गया है, सबसे सभ्यता कहीं आगे भी है, उसके भी सबूत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पत्थरों के ये कुशल कारीगर हैं, ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स के ये लोग हैं ना, और हमारे अपने ही सबसे पहले लोग हैं जो हर जगह फैले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल लैंग्वेज और सील की यूनिफॉर्मिटी और जो पूरा एक्सटेंट है फैला हुआ है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, अगर इस चीज़ को समझे तो प्रोटो तमिल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आपको प्रोटो संस्कृत भी साथ साथ मैदानों में फैल रही थी और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन कम ज़्यादा किया होगा। लेकिन जब ट्रेड ख़त्म हो गया, डिक्लाइन होने लगा सिंधु घाटी सभ्यता में, और लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन में मैदानों में जाने लगे होंगे, तो इसीलिए कल्चरल कंटिन्यूटी थी, तो इसीलिए उनको एक्सेप्ट भी किया गया और इसीलिए क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब भी हुए। लेकिन फिर भी स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ सामंजस्य टूटा होगा, जो एक तरह से इन हज़ारों सालों में
जो एक सेपरेट प्रोटो संस्कृत वो लैंग्वेज में बदल रही होगी, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होगा इत्यादि, तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी हुई होगी। ये सब इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2000 BC के बाद जब ट्रेड बंद हो गया इस तरह, तो इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है वो सिनोली में जो मिला है। सिनोली में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट शो करता है, कुछ ना कुछ आपसी टेंशन शो करता है, और वहाँ पर जो कॉपर की तलवार मिली है और रथ मिला है और कहीं कहीं घोड़े से रिलेटेड वाला रथ मिला है, तो ये भी शो करता है कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स में घोड़ा ना रहा हो, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं थी, और जब सभ्यता मेच्योर फेज में थी उस समय ट्रेड में था, उसी समय सील बनी या उससे थोड़ा पहले बनी होगी ना, तो घोड़े की यूटिलिटी इतनी नहीं थी ना। वो यूटिलिटी बाद में जब कन्फ्लिक्ट इत्यादि की स्थिति आई, आपस में लड़ने झगड़ने लगे लोग, तो कहीं ना कहीं घोड़ा इत्यादि और रथ सिस्टम इत्यादि, तो वही सिनोली में वारियर से हमको उसके चीज़ों मिलती हैं। और जो तलवार में चलाने वाले कारीगर वाले लोग जो दुनिया की चीज़ें कारीगर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं ना, जब ट्रेड बंद हो गया इत्यादि बन गया, तो क्या वो तलवार नहीं चला सकते हैं क्या? तो इसी तरह घोड़े का परिचय सिनोली में मिलता है। लेकिन जो आर्यन थ्योरी बताते हैं कि 1500 BC के बाद आर्यन ट्राइब आई, बाहर से आई, वो बाहर के लोग थे और अपनी संस्कृति लेके आए और रथ लेके आए। घोड़ा चूँकि ऋग्वेदिक है, इसमें शुरू में घोड़े का जिक्र है जिसकी फिगर नहीं मिलती है वहाँ पर। अरे जब यूटिलिटी नहीं है तो क्यों सिंधु घाटी सभ्यता में वो मिलेंगे ना। और साउथ से अगर सभ्यता है, सब ट्रॉपिक की सभ्यता है, तो हाथी इत्यादि जरूर मिल गए होंगे, कल्चरल एस्पेक्ट में भी जुड़ा होगा। घोड़े के विषय न उतना तब तक डोमेस्टिकेशन हुआ होगा, ना हुआ होगा मैच्योरिटी के समय, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी होगी तो कुछ घोड़े मिले भी होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं सिनोली में दिखते हैं। लेकिन जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था और वो अपनी याददाश्त लिख रहे थे, तब तक लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हो चुकी थी जो प्रोटो संस्कृत इत्यादि से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं कि ये सब चीज़ें भी उन्होंने घोड़े का भी बखान किया और अपने क्या बोलते हैं कन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा था उस हिसाब से हाइम्स को भी क्या बोलते हैं उसको इमोशनल टच भी दिया। बड़े ही उन्होंने फिर ऋग्वेदिक हाइम्स में आगे सिनोली में जो मिला वो भी आप पाते हैं लिटरेचर में। लेकिन उस समय प्रकृति की मार लोग हमारे अपने ही लोग थे, वो सब सभ्यता का पूरा नष्ट हुई वो देख चुके थे, तो प्रकृति और ज़्यादा करीब मिले, प्रकृति का गुणगान मिला ना। और प्रकृति के गुणगान के साथ ही चूँकि कन्फ्लिक्ट के साथ भी प्रकृति की शक्ति को यूज करना था, तो इंद्र जैसे देवता का बखान मिला। और कहीं ना कहीं उनको उस समय जो लोग लड़ रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं राजा की पदवी इत्यादि भी दी गई। और ऐसा नहीं है जहाँ पे सप्त सिंधु के एरिया में ऋग्वेद लिखी गई वो कहीं गंगा यमुना के मैदान में ही लिखी गई हो, वो उसका एक पॉकेट नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर पे अफगानिस्तान के पास हो सकता है। और जब ढलान पे सभ्यता मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की चली गई, लेकिन उस रीजन में लोग थे 1500 BC में, याददाश्त तो उनकी सिनोली की थी, सब कुछ थी, लेकिन वो बॉर्डर पे थे, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उनको क्या बोलते हैं उन्होंने उनके लिए अब उन्होंने जब लैंग्वेज में बदला, सिनोली में जो नुकसान हुआ उसकी याददाश्त बाद में लिखी। लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी था क्या बोलते हैं उस समय की परिस्थितियाँ को रिप्रेजेंट करना। घोड़े का चलन बढ़ता जा रहा था 1500 तक, रथ सिस्टम भी बढ़ता जा रहा था, बखान था, और नेचर में कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा। तो कन्फ्लिक्ट के लिए क्या बोलते हैं प्राकृतिक गॉड्स इत्यादि बनाए गए, हवन करते हुए राजा के साथ उनको जो फेमस राजा थे उनसे साथ जोड़ा गया इत्यादि। तो लाइन्स ही इस तरह भी हो सकती है। तो हम मान भी ले अगर 1500 BC के पास में कंप्लीट हाइम्स कुछ शुरुआती हाइम्स बनी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी ग्रामर इसकी नॉलेज जो है। और सिनोली का जिक्र हुआ तो आप कुछ जो सिंधु घाटी है जो ऋग्वेद है थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं, भले ही पूरे पोइटिक या हाइम्स में नहीं लेकिन ग्रामर के सेंस में। और 1900 BC ज़्यादा मेच्योर फेज से दूर नहीं है, तो मेच्योर फेज के समय जिस समय सील लिखी जा रही थी तो कुछ संस्कृत पॉकेट में कहीं ना कहीं ग्रामर की नॉलेज और जनरेशन टू जनरेशन जो ध्वनि की नॉलेज, चूँकि मैदानों में और पहाड़ों से दूर थे तो प्रोटो संस्कृत भी कहीं ना कहीं उस समय भी रही होगी ना। और वास्तव में चूँकि कन्फ्लिक्ट नहीं दिखा है और DNA एनालिसिस जो रिसेंट आई है ये सब जो, और सिनोली जो कहीं ना कहीं लेट हड़प्पा फेज और कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, और हार्स की यूटिलिटी और रथ इत्यादि सिस्टम को, जिसको बाद में 1500 BC में
क्या बोलते हैं ऋग्वेदिक हाइम्स इत्यादि में बताने की कोशिश की गई अलग तरीके से कन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से, जिसके कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। तो ये सब और कुछ नहीं, हमको ऋग्वेद को सही कंटेक्स्ट में पढ़ना है। ऋग्वेद जब लिखा जा रहा था तो पुरानी याददाश्त को भी लिखा जा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुरुआती हाइम्स थी वो तत्काल जो घोड़े का प्रचलन था और जो नॉर्थ वेस्ट में पॉकेट अगर मान लीजिए वो है, तो उससे जो इंटरेक्शन था, रथ आदि सिस्टम था, और उन्होंने जो देखा होगा कि कैसे सेंट्रल एशिया इत्यादि में ट्राइब्स लड़ रहे हैं या घोड़े और रथ सिस्टम से अब किंग सिस्टम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सभा समिति का बीच जिक्र जो ऋग्वेद में है वो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से ही है। लेकिन कन्फ्लिक्ट के समय एक जो भी चिन्ह है उसको राजा की पदवी देना, उससे रिलेट करना, ये सब भी चीज़ें ऋग्वेद में हैं। तो सही कंटेक्स्ट में हमको ऋग्वेद को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट से कहीं अधिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है, मल्टी कल्चरल को रिप्रेजेंट करती है। और वास्तव में इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जब पहाड़ों से अपने इंडिजिनियस लोग निकले होंगे तो मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट्स और जेनेटिक वेरिएशन इत्यादि भी लिए होंगे। काफ़ी समय के बाद वो जब अलग अलग मल्टी कल्चर्स में होने के बाद कुछ इंटरेक्शन भी हुआ होगा आपस में इत्यादि। और वहीं कुछ लोग जो पहाड़ से निकले ट्राइबल एरिया में जब हो गए, जंगलों में ही जब अब उसी में जब रच बस गए तो बहुत सारी ट्राइबल ट्राइब्स भी हुए होंगे। ये सब भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटो संस्कृत से लेकर संस्कृत कहीं ना कहीं चाहे नॉर्थ से लेकर साउथ तक या प्रोटो तमिल या प्रोटो प्राकृतिक को सील्स में उन्होंने अफेक्ट किया होगा। नॉर्थ इंडिया में जब साइट्स अबेंडन होने लगे तो संस्कृत कल्चर और ग्रामीण कल्चर और प्रकृति का प्रेम इत्यादि कहीं ना कहीं वो जब आगे बढ़ा होगा तो उसके इफ़ेक्ट में कहीं ना कहीं प्रोटो जो तमिल है जो स्क्रिप्ट है वो प्रोटो प्राकृतिक में बदल गई होगी। इसी तरह से साउथ इंडिया में चूँकि वहीं के लोग थे और लेटेस्ट साइट जो मिलते हैं वो किलडी इत्यादि में वहीं मिलते हैं और वापस वो वहीं पहाड़ों पे लौटे होंगे और पहले और डेवलप किया होगा जो भी मट्टी ब्रिक इत्यादि से ना, तो कहीं ना कहीं उनकी याददाश्त ज़्यादा थी। तो वहाँ प्रोटो तमिल प्रोटो ब्राह्मी तमिल लिपि के जरिए कहीं ना कहीं उसी में तमिल में कन्वर्ट हो गई होगी। लेकिन ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तमिल लैंग्वेज में भी संस्कृत के शब्द होंगे और इसी तरह से जो इंटरेक्शन बना रहा। इसी तरह से भले ही संस्कृत बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी और प्रोटो तमिल से उसने क्या बोलते हैं तमिल के बजाय नॉर्थ इंडिया में प्राकृतिक की तरफ रुख किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उन्होंने स्क्रिप्ट कौन सी यूज की। स्क्रिप्ट तो वो पत्थरों पे ही लिख रहे थे ना अशोककालीन तक ज़्यादातर, तो पत्थरों पे जो लिख रहे थे और जो पत्थरों पे एक बार जब लिख लेते हैं उसकी याददाश्त बहुत देर तक रहती है। स्क्रिप्ट कोई और नहीं, इंदस स्क्रिप्ट के ही चीज़ों को ही यूज किया और उस पर जो सबसे सिंपल प्रोबेबल सिंबल्स थे उन्हीं को ही यूज किया। रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल को ही वर्टिकल लाइन के नीचे जो नीचे की लाइनें टूटती हैं ट्रिब्यूटरी वाली उन्हीं के वेरिएशंस को यूज किया। और जब वो पांडुलिपि इत्यादि में कागज़ इत्यादि पे लिखने लगे तो और कर्वेचर इत्यादि देने लगे और तरह की बोली भाषा के हिसाब से, और ज़मीन में नदी सीधी बहती है और जोड़ने की शक्ति और संस्कृत के इफेक्ट में शब्दों को जोड़ने की शक्ति ये सब भी और बढ़ गई। तो स्ट्रेट लाइन जो देवनागरी में है वो भी आप स्पीड देख सकते हैं। इसी तरह से स्पेशल शब्द जो हैं जो ध्वनि के मास्टर थे संस्कृत के लोग जब और आए तो बाद में जो है क्या बोलते हैं आप जब बीसी के अंत में आएंगे और अलग अलग पांडुलिपि और इंस्क्रिप्शन में आप क्या है नए वर्ड भी श्री इत्यादि छत्री इत्यादि ये सब भी आप देखते हैं संस्कृत ने। तो प्रोटो संस्कृत ने फिर प्रोटो प्राकृतिक या प्रोटो तमिल को प्रभावित किया। प्रोटो तमिल में बदली साउथ में और प्रोटो प्राकृतिक कहीं ना कहीं प्राकृतिक में बदली, लेकिन लिपि वही रह गई। इंदस सिंधु घाटी सभ्यता और उससे वहीं से वही सीखा और ब्राह्मी से नॉर्थ साउथ दोनों की लैंग्वेज आती है, सबसे बड़ा सबूत है। और जो कल्चरल कंटिन्यूटी हमको दिखती है अपने आज में जब हम स्वास्तिक यूज करते हैं, प्रोटो शिवा यूज करते हैं, बीच में हम बुद्धा को देखते हैं अर्ली अपने डेज में, और प्रोटो शिवा स्वयं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के वो मैसेज देते हैं। बुद्धा स्वयं जैन धर्म स्वयं कहीं ना कहीं पशुओं के प्रति अहिंसा इत्यादि का मैसेज देते हैं। मुद्राएं में जो बैठ रहे हैं कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, प्रकृति से बात कर रहे हैं। और प्रोटो शिवा में जो एक हाथ में चूड़ियाँ इत्यादि है, बैंगल हैं, और ये क्या बोलते हैं एक तरह से बीड्स इत्यादि हैं, सींग इत्यादि हैं, वो कहीं ना कहीं जो शहर का कल्चर है,
जो आर्टिफिशियल कल्चर, मटेरियल कल्चर और कहीं ना कहीं जानवरों की जो प्रकट कर रहे हैं, उनके मध्य संवाद है। मतलब आप शहर, जो सिंधु घाटी के शहर हैं, वो हमेशा अपने गाँव के साथ सामंजस्य में रहें इत्यादि, या उस वार्तालाप को भी शो कर रहे हैं। हवन कोई ऋग्वेद में नया नहीं है, कालीबंगन में आपने फायर अल्टार मिला ही है। और इसी तरह से आगे चल के जब संस्कृत का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और जब ज़्यादा क्या बोलते हैं साउथ के और मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम फिर भी अपने ही लोगों के साथ सामंजस्य में है, तो भले ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भले ही चावल का इतना उपयोग ना हो और ट्रेड जब घट गया हो, सब कुछ हो गया हो, तो लोग वहीं जो वीट है, बार्ली, वही सब खा रहे हों, तो भले ही शुरुआती हाई में चावल का जिक्र ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्या बोलते हैं आगे बढ़े और क्या बोलते हैं लोहा इत्यादि भी आता गया इत्यादि, गंगा यमुना के दायब में और डेवलपमेंट इत्यादि हुआ। और चूँकि इंटरेक्शन हमेशा अपने लोगों से था, साउथ के वाले लोग भी अपने ही थे, तो हाथी इत्यादि और वो सब जो चीज़ें हैं उनका भी बाद में जिक्र हुआ। और कहीं ना कहीं चावल इत्यादि जो खा रहे थे गंगा यमुना के मैदान में इत्यादि, तो वो भी शब्द आया, लेकिन वो शब्द ज़्यादा कहाँ खा रहे थे, वो दक्षिण में खा रहे थे। तो जो अपना शब्द था टांडुल, उन्होंने संस्कृत के बाद के लेखों में टांडुल को ही अपना शब्द माना। इसी तरह देवनागरी में जो इंडिजिनियस लोग चावल खा रहे थे और उनसे जो संबंध रहे होंगे मैदान के लोगों को, तो चावल, चाउर, ना शादी विवाह में इसका कल्चर इत्यादि, ये भी आप देखते हैं। और चावल और अन्य अनाजों की वजह से जो सिंबल्स इत्यादि देखते हैं, वो भी आप चीज़ें देखते हैं। तो उम्मीद है कि रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल का ये एपिसोड, जो फाइनल एपिसोड कहीं ना कहीं है, लेटेस्ट फाइंडिंग, आर्कियोलॉजिकल डीएनए इत्यादि, और जो हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं पत्थरों पहाड़ों से चली और कैसे वो हंटिंग गैदर, इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर, और अपने भारत के बड़े भूगोल में, या जिस भारत को आज देखते हैं, जिस देश की तरह नहीं सोचिए, वो कंटिन्यूटी देखिए, ईरान तक, मेसोपोटामिया तक भी था। और जिस नॉर्थ ऋग्वेदिक कल्चर को हम अपना वो डिफरेंट मान रहे हैं, वो सही इंटरप्रिटेशन से अपने ही लोग थे, अपने ही संस्कृत पॉकेट्स के लोग थे। आपको वो ज़्यादा अगर मध्य एशिया से मतलब जब सभ्यता डिक्लाइन हो रही थी तो उनका उफान हो रहा था और उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, तो सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन, लेकिन अपने ही लोग थे और वो अपनी याददाश्त को भी लिख रहे थे, और जो इंटरेक्ट कर रहे थे मतलब सेंट्रल एशिया इत्यादि से, उनसे भी कुछ कल्चरली चीज़ों को ग्रहण कर रहे थे। कुछ देवता उनसे भी ले सकते हैं बनाने के समय, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें इसीलिए दूसरी जगह भी दिखती हैं। और यही नहीं, वहीं से क्यों लोग आए, हमारे ही लोग वहाँ से वहाँ चले भी गए होंगे, वहाँ से फिर वापस भी लौट आए होंगे इत्यादि। इस तरह तो माइग्रेशन बहुत सिंपल नहीं होता कि सब लोग बाहर से अंदर ही चले आए या अंदर से बाहर ही चले आए। घूम फिर के फिर से भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, हज़ारों साल बाद भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए एंसेंट्री में, हड़प्पा की एंसेंट्री में एंसेस्टर के लोगों में इंडिजिनियस टाइप ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो बहुत हज़ारों साल पहले जो ट्राइब वहाँ ईरान में चली गई थी, एग्रीकल्चरल हो गई थी, वो बाद में ट्रेड करने भी आ गए, तो उनके भी शादी ब्याह इत्यादि फिर से टाइम मिले, तो उनके भी कुछ सिंबल्स इत्यादि मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं। और जैसे जैसे ट्रेडिंग साइट तो सभी थी भाई, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से लेकर चाहे किलनी की साइड देखिए, वो भी ट्रेडिंग साइट थी। अलग अलग जो है एंथ्रोपोलॉजिकल अवशेष भी ये शो करते हैं, लेकिन मिंगलिंग किस हद तक हुई और इतनी आसान नहीं होती है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है ना। और अपने विविध देश में और जहाँ सब कुछ इतनी कंटिन्यूटी है, तो मैदानों में खो गए तो अलग कल्चर आज की डेट में दिखने लगा, लेकिन प्रोटो संस्कृत दौर में उतना नहीं रहा होगा। आज के दौर में संस्कृत बहुत डिफरेंट दिख रही है, नॉर्थ इंडिया की भाषा बहुत डिफरेंट दिख रही है, तमिल और साउथ इंडिया भाषा बहुत डिफरेंट दिख रही है, लेकिन सबकी लिपि ब्राह्मी ही दिखती है। और ब्राह्मी के सिंपल सिंबल्स कहीं ना कहीं रिवर ट्रिब्यूटरी वाले सिंधु में भी उसके कोर में बैठे हुए हैं। उम्मीद है ये चीज़ें हैं, इस्तेमाल में आएंगी। और रिसर्च कंप्यूटर एनालिसिस AI की टेक्नोलॉजी के जरिए जो रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल्स और उससे रिलेटेड जो सिंपल सिंबल्स हैं, अगर कमोडिटी से इनको ऐड करके देखा जाए, पुराने नाम के साथ ऐड करके रीजन के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए, और इनको फिर जाके ट्रायल एंड एरर के साथ वैल्यूज़ दी जाएँ, और इस तरह से फिर जो कॉम्प्लेक्स सिंबल से संबंधित कमोडिटी है उसको नाम से जोड़कर फिर उसको क्रिप्टोग्राम को तोड़ा इत्यादि जाए AI इत्यादि की मदद से, तो इंडस स्क्रिप्ट अब ज़्यादा दूर नहीं है, डिसेफर
होने से जॉय का समय कमील है। लेकिन चूंकि तमिलनाडु में स्टालिन साहब ने इनाम दे दिया है, घोषित कर दिया है, तो मैं वैसे इनाम और पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ। लेकिन जब सब लोगों को मिलेगा तो आम लोगों की भाषा थी इन द स्क्रिप्ट, व्यापारी लोग की थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को तो हिस्सा होना चाहिए। तो हम क्लेम कर देते हैं प्रोटो प्राकृतिक और प्रोटो तमिल के प्रोटो द्रविडियन के बजाय कि प्रोटो तमिल जो है वास्तव में वो इंडस स्क्रिप्ट के पीछे है, क्योंकि 3300 BC के बाद सबसे एडवांस जो मिल रहा है साइन स्टील का तमिलनाडु में, वो भी मुझे मोटिवेट करता है। और ये देश के लिए खुशी की बात है, विश्व के लिए खुशी की बात है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो दिखती है। नॉर्थ साउथ ऐसा कोई डिवाइड या ऐसा कोई चीज़ है नहीं। और भारत का संविधान वास्तव में यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे ही आधारित था। उसी संविधान के बनते के थोड़े समय पहले ही तो सिंधु सभ्यता मिल गई थी, अशोक का जिक्र आ गया था, और उसी चक्र को हमने लिखा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी जैसा बताते हैं। लेकिन उसी समय आर्यन सिविलाइजेशन इन्वेजन थ्योरी भी बताई जा रही थी। लेकिन हमारे फोर फादर्स ने पॉलिटिकल नेसेसिटी के साथ साथ देश को एक करने के साथ साथ वो अपने समाज और देश में भी बसे थे, वो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं वो भ्रमित नहीं हुए, और उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, सेकुलरिज्म इत्यादि के तरफ भी संविधान को आगे ले गए। और पुराने समय में अगर रिलीजियस टाइप भी दूसरी आ जाती थी ना, तो हम उसको एक अलग जाति समझ के ही काम करते थे। वो जाति और कुछ नहीं थी, वो क्लास सिस्टम था जो पहले मेहनत और ऑक्यूपेशन पे आधारित था ऋग्वेद में। बाद में क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिसोर्सेज पे किसी न किसी बहाने सब लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो हेरिडेटरी इत्यादि हो गया। इसी तरह से राजा इत्यादि का जो सिस्टम हमारे नेचर पे नहीं था, मेहनत कश लोग थे, वही पहले मेहनत कश लोग थे सिंधु घाटी की सभ्यता, वही व्यापारी थे, वही इंटरप्रीटर थे ना। वो बात अलग है कि जब स्ट्रेस इत्यादि आने लगा अपनी सभ्यता में, जैसे दूसरी सभ्यताओं में जो इजिप्शियन है या मेसोपोटामिया है, सिंधु के समकालीन थी, लेकिन किंग सिस्टम आने लगा था ना, प्रोक्लेमिनेशन लिखे जाने लगे थे। हमारे में ऐसा कोई बखान इत्यादि नहीं था। लेकिन बाद में जब स्ट्रेस आने लगा, जिसकी शुरुआत सिनौली से होती है, तो कहीं ना कहीं एक राजा की आवश्यकता बाहर की तरह ना उनकी आवश्यकता पड़ने लगी। और फिर वो जो राजा जो हम चुन रहे थे आपस में सभा समिति के माध्यम से, बाद में कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं हेरिडिटरी इत्यादि भी हो गए। और वहीं से फिर क्लास सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो फिर आगे चल के और जब रिडिट हुआ तो कास्ट सिस्टम में भी बदल गया ना। तो उम्मीद है ये एपिसोड अब ख़त्म करते हैं, बहुत बोल लिया, वीडियो लोड करने में भी दिक्कत होगी। मेरा नाम मनीष जायसवाल, आरकन्या चौराहे, जी हाँ मनीष जायसवाल, आरकन्या चौराहे, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद से हूँ। और मेरी बहन रीमा जायसवाल है, जिसने बहुत संयम, बहुत मेरी मदद की वीडियो लोड इत्यादि सब कुछ करने पे। और प्रकृति के साथ सामंजस्य में हम हमेशा रहे हैं, और इसीलिए आज तक सभ्यता चलनी आई है। और इसीलिए दो जानवर जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरा बिल्लू जो पहले बिल्ली थी और आज जो लकी है, कहीं ना कहीं उसी का रूप मुझे दिखता है, लेकिन वो कुत्ता है। तो प्रकृति ही हमें मिलाती है, अलग अलग तरीक़ों से मिलाती है, अलग अलग तरीक़ों से अलग करती है, फिर जोड़ भी देती है। ये सामंजस्य, यही हमारी कंटिन्यूटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमारी असल शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।